भारत की नई सरकार बनने के साथ ही शेयर बाजार ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम गोता लगाने का रिकॉर्ड बना चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि शेयर बाजार का ये नेचर आने वाले 6 महीने में निवेशकों को लाभ तो देगा, लेकिन निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार के फैसले इस पूरे शेयर बाजार को फिर से गोता लगाने और हाई जाने पर बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार कोएलिशन सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है और उसके फैसले शेयर बाजार को प्रभावित करेंगे। इस मामले पर वर्षों तक फाइनेंस की रिपोर्टिंग करने वाले दिल्ली के वरिष्ठ वित्तीय पत्रकार बी के झा बताएंगे कि शेयर बाजार का ये नेचर क्यों है और आने वाले टाइम में शेयर बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा। नमस्कार बीके, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बताएं। इकोनॉमिक्स की बेसिक थ्योरी है सुभाष जी कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। और शेयर मार्केट में जितने भी निवेशक आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, अपने डोमेस्टिक वो हों, रिटेल निवेशक हों, सभी कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का एक इंटेंशन लेके मार्केट में हो। तो यही मार्केट का डायनेमिक्स है, यही मार्केट फोर्सेस है जो शेयर बाजार को ऊपर ले जाता है, और नीचे लाने का भी रीजन यही है। अब आप देखें, अप्रैल से जब से चुनाव की घोषणा हुई, तब से शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अप्रैल से ही बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब सरकार यदि बनती है, तब वो फिर बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनती है, तो वो फिर दोबारा यहाँ के आकलन करके फिर वो आएंगे। और इस वजह से उन्होंने बेचना शुरू किया, जो हमने देखा कि वो मार्केट जो है ऊपर नीचे होता रहा। फिर जब एग्जिट पोल आया, तो मार्केट में ऑल टाइम हाई को छुआ, जबरदस्त खरीदारी हुई और वो हुआ। लेकिन जैसे ही मतलब 4 जून को रिजल्ट आया, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से काफी कम था, तो उसने गोता भी बुरी तरह गोता भी लगाया। तो ये मार्केट का, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही मार्केट का डायनामिक्स है। इसके चाहे ट्रिगर वो पॉलिटिकल भी होते हैं, वो ग्लोबल भी होते हैं, वो दूसरे रीजन और भी रीजन्स हैं, उसकी वजह से भी वो होता है। तो मार्केट ने जबरदस्त करेक्शन किया। और हाँ, इस दौर में बहुत सारे निवेशकों ने पैसे कमाए, जिन्होंने मतलब जब बिकवाली शुरू हुई 4 जून को, तो 30 लाख से भी ज्यादा करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी हुआ है। लोग जानते हैं, जो समझदार निवेशक हैं वो जानते हैं। फिर वही उसमें जो, जैसा मैंने कहा कि जो पैसे कमाने की जो ललक है, उसी ललक में पैसे गंवाने का भी राज उसी में छिपा हुआ है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो वो वही रिस्क आपको लेके ही चलना होगा। शेयर बाजार 2008 में भी हमने देखा, मार्केट बुरी तरह टूटा, लोगों ने कहा ये बबल है, बस करे। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। अब हम इसको बबल के तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि निवेशक जो है सावधानी से इसमें हो रहे हैं, मार्केट फोर्सेस काम कर रहे होंगे। अब जैसे अभी देखे, जैसे ही गवर्नमेंट थोड़ा स्टेबल होती हुई नजर आ रही है, सारे मंत्रियों ने काम काज वो कर लिया, ज्यादा कंटिन्यूटी है पिछले रिजीम से। इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, और बाकी जो की पोर्टफोलियोज हैं वो भी मतलब वो है। तो अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी चाइना की रुख कर रहे थे सस्ते और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की वजह से, अब वो का दोबारा लौटना शुरू हो गया, और वो मार्केट को आगे ले जाएगा, ये एक सर्टेनिटी है। हाँ, और यदि वो ना भी आए, तो डोमेस्टिक हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग रिटेल और इंस्टीट्यूशनल, वो भी मार्केट को टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, और कभी कभी तो वो खुद अपने बूते पे भी ऊपर ले जाते हैं। इसलिए सावधानी से निवेशकों को इसमें बने रहना चाहिए। हाँ, और जो चाहते हैं कि सेफेस्ट मीडियम्स जो हैं
कमाने के या बचत के उससे यदि ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर ये मार्केट अभी आपने देखा अभी एक मैं और एक जिक्र इसमें करना चाहूँ, उससे भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे निवेशकों ने बिना जानकारी के, बिना उसके इंटरफेसिस को समझे हुए एंटर किए। अब हमारे वित्त मंत्री, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और अभी रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने भी लोगों को वार्न किया है कि आप ये रिस्क लेने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि आपकी जानकारी कम है। इस वजह से बेहतर होगा कि आप जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से उसमें जाएं। जब ये इंडिकेशन और ये वार्निंग से टॉप लेवल से आ रहा है तो निवेशकों को समझना चाहिए कि वो सेफेस्ट मोड में जाएं, अपने रिस्क एपेटाइट को समझें, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़े। टॉप लेवल से चेतावनी क्यों आ रही है? क्या टॉप लेवल को ये अंदेशा है कि मार्केट हाई टाइम गोता फिर खाएगा? नहीं नहीं, सी बात इसमें जो ना अंदेशा होने का सवाल ही नहीं, आपके पास इंपिरिकल एविडेंस है। अब जो पिछले 2-3 सालों में जो आकलन हुआ है उसमें ऑन एवरेज एफएनओ मार्केट में जो निवेशकों को एवरेज 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम टोटल रिटेल उसके इन्वेस्टर्स की बात करें या जो एफएनओ में है, तो इसका मतलब साफ है कि जो इसकी बहुत गहरी जानकारी रखते हैं, वर्षों से इसमें घुसे हुए हैं और चीजों को समझते हैं, उन्होंने, कुछ ही लोगों ने इसमें अच्छे पैसे कमाए हैं, बाकियों ने गंवाए ही हैं। तभी ये एवरेज 1 लाख प्रति निवेशक का यदि ये फिगर आ रहा है, डाटा आ रहा है, तो इससे ही समझ में आ जाता है कि कितना एफएनओ सेगमेंट कितना रिस्की है। और सिमिलरली आप जो इक्विटी में जो डायरेक्ट वो करते हैं उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। अब आप समझ सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जाने पे जिन लोगों ने खरीदा और नेक्स्ट डे इतने गोचा लगाया, उसमें कितने निवेशकों में ये आकलन हो सकता है बाद में आए कि कितने लोगों में वो एपेटाइट था कि वो नुकसान को पचा सके। बहुत सारे ऐसे निवेशक भी होंगे जो उसके उसके बाद से फिर हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे कि दोबारा इस स्टॉक मार्केट में और इक्विटी उसमें घुसे। तो ऐसे लोग जिनके रिस्क कम, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उससे उन्हें उन्हें म्यूचुअल फंड के लिए ही बेहतर सलाह यही होगी वो म्यूचुअल फंड की तरफ से जाए। कम से कम वो अपने जो कन्वेंशनल बचत के और सेविंग के वो हैं उससे कुछ तो बेहतर उन्हें वो पा ही जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये इस वीडियो में जो भी चर्चा हो रही है वो किसी तरह के निवेश और बिक्री से संबंधित सलाह नहीं है। निवेशक इस बारे में अपने रिसोर्सेज और अपनी जानकारी पर ही डिपेंड करें। इस वीडियो में किसी तरह के किसी निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। बीके, एक सवाल उठता है कि विदेशी निवेशक जब कभी राजनीतिक अस्थिरता होती है या वैश्विक घटनाएं आकार लेने लगती हैं तो विदेशी निवेशक बहुत जल्दी अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उससे देश के लोगों को, देसी लोगों को बहुत नुकसान होता है। आखिर वो ऐसा ट्रेंड क्यों रखते हैं कि वो अपना पैसा कभी तो डालते हैं और कभी निकाल लेते हैं? क्यों? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शुरू से ही ऐसा करते रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये उन्होंने अभी नया कुछ किया है। वो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लंबे समय से फाइनेंशियल मार्केट में है, और वो अपने जो उनके साथ जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके वो काफी सचेत रहते हैं। तो इसी वजह से वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट उनका प्राइम मोटो होता है। वो ज्यादा से ज्यादा कम समय में जितना ज्यादा कमा सकें ताकि अपने स्टेक होल्डर्स में वो उसको प्रॉफिट दे सकें ताकि उनका बेस बड़ा हो। तो इसी वजह से वो हमेशा तलाशते हैं, इमर्जिंग मार्केट तलाशते हैं, जिसकी वजह से वो भारत अपने अपने भारत भी आने का और यहाँ उनको अट्रैक्टिव लगता है। जैसे ही उन्हें ये लगता है कि यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स यहाँ के या डोमेस्टिक ट्रिगर्स या पॉलिटिकल ट्रिगर्स यहाँ के मार्केट को में उछल पुछल मचा सकता है, तो फिर वो दूसरे इमर्जिंग और अट्रैक्टिव मार्केट की तरफ तुरंत ही रुख करते हैं।
तो इस वजह से हमने देखा कि अप्रैल से ही हम बिकवाली उन्होंने बिकवाली करी और ले गए। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो लंबे समय से यहाँ इन्वेस्टेड हैं तो सारा वो निकाले। वो उन्होंने लगता है कि जहाँ से निकल जाना चाहिए, जहाँ उन्होंने एक अपने टारगेट जो प्राइस रखा था उसको टच कर लिया है, तो वो ऐसे भी वो बेचते रहते हैं और फिर खरीदते भी हैं। अब ये आपने ये अभी ये जो ट्रेंड आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि वो अब सेक्टर वाइज उसमें जा रहे हैं। अब उन्होंने वो आइडेंटिफाई, अब ये सभी को वो है कि मानसून, आईएमडी ने मानसून के अच्छे उसमें दिया है, जो रूरल डिमांड बढ़ेगी, तो वो जो रूरल डिमांड बढ़ने से जो जो सेक्टर्स में ग्रोथ और की संभावना है, ऑब्वियसली वो जो है उसमें अभी दोबारा वो एंटर करेंगे। विदेशी निवेशकों का ये व्यवहार एक अलग ट्रेंड पर चलता है, लेकिन देसी संस्थागत निवेशक भी छोटे निवेशकों को चित्त करने में कतई पीछे नहीं रहते। जब विदेशी निवेशक, संस्थागत निवेशक पैसा ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, बिकवाली करते हैं, तो भारत के संस्थागत निवेशक भी उन्हीं उसी चाल पर चलते हैं। मैं नहीं ये मेरा सीधा सवाल है कि जो छोटे निवेशक हैं, पिछले 20 साल से शेयर बाजार में छोटे निवेशक जो बेचारे अपने पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, बचाया हुआ पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं, उनमें मात्र 5 से 10% लोग हैं जो थोड़ा बहुत कमा पाते हैं, बाकी 90% गंवाते हैं। उनको गंवाने से कैसे रोका जाए? विश्वास, ये अब डोमेस्टिक, ये कहना कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, फाइनेंशियल वो हो, ब्रोकरेज हो, ये ऐसा नहीं है कि अब हमारे मार्केट में जो मजबूती है और जो हम अब इस लेवल पे आ गए हैं कि हमारा 25-26 सौ पे हमारा निफ्टी है और 76 से ऊपर हमारा सेंसेक्स चल रहा है, तो वो सिर्फ एफआईआई के बूते नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उसमें रिटेल भी शामिल है, उसके बूते बूते हैं। और जब जब हमने ये भी देखा है कि जब जब भारी बिकवाली फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने मार्केट को सपोर्ट दिया है और एक स्थिरता बनाए रहे, और कभी उछाल भी ऊपर भी ले गए हैं उसमें। तो अब छोटे निवेशकों, अब प्रॉब्लम वही है, यदि आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और फिर लोग दूसरों को देख के भी काफी मतलब प्रभावित होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे पड़ोस में जो है किसी ने जो है उसमें रह के वो कमाया, तो चलो पीएफ का पैसा निकाल के वो इसमें लगा देते हैं। तो वो ये सब सारी चीजें हैं, मतलब वो मैंने कहा कहा कि ये मार्केट ऐसा है जहाँ हर निवेशक को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मंझुला हो, कुछ भी हो, उसे अपने प्रॉफिट कमाने से उससे पहले उन्हें अपने, वो कितना रिस्क ले सकते हैं उसको समझना चाहिए। और ज्यादा ये उनमें ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो वो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे लोगों ने गंवाया है, तो उसमें ज्यादातर वैसे ही लोग हैं जिन्होंने कभी एक जमाने में इसमें पैसा काफी अच्छा कमाया भी था। ऐसे भी लोग, आपने कहा कि 5 से 10% हम होंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कमाया, हाँ, और फिर कभी उनकी मतलब चालें सही नहीं पड़ी तो उन्हें पैसा कमाना भी पड़ा। भारत के घरेलू बाजार, डोमेस्टिक बाजार, जिनमें घरेलू उत्पाद बिकते हैं, विशेषकर अन्न और तेल इत्यादि, तो जब कभी महंगाई उठने लगती है, महंगाई आसमान छूने लगती है, तो सरकार अपना स्टॉक जारी करती है और सरकार बहुत सारे उपाय भी करती है। क्या शेयर बाजार में ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार या सेबी जब मार्केट टूटने लगे या मार्केट बहुत हाइप पर जाने लगे, तो वो अपने स्टॉक से कुछ बाहर निकाले जिससे मार्केट स्थिर हो और लोगों को नुकसान नहीं हो? ये अब पिछले काफी समय से अब सेबी ने ऐसे मतलब सर्विलांस पे डालना कुछ स्टॉक स्पेसिफिक को, लोअर सर्किट और अपर सर्किट का जो प्रावधान है, हाँ, वो सब इन्हीं चीजों को इन्हीं जरूरतों को देखते हुए किया गया। अब ऐसा नहीं है कि अब
कि आप कोई यदि शेयर टूट रहे हैं तो वो एकदम आपके खत्म ही मतलब हो जाएंगे, मतलब सेबी ने और स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक स्पेसिफिक वो कर रखा है। एक सर्टेन लेवल पे आने पे वो उसकी ट्रेडिंग, उसके नीचे आप जा नहीं सकते। हाँ, सिमिलरली आपको वो एक हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग वो हैं, मतलब कहीं 5% है, कहीं 20% भी है, अपर सर्किट लगता है, उसके बाद आप उससे ऊपर के आप खरीदारी नहीं कर सकते। तो ये अब काफी अब टेक्नोलॉजी की मदद से सर्विलांस वगैरह पे जहाँ पे सेबी को ये लगता है कि कुछ अनयूजुअल सा ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, उस पर स्टॉक को सर्विलांस पे डालना, ये सारे मैकेनिज्म है जो सिस्टम को, ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट भी बनाया है और काफी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी आई है। और इस वजह से इसमें सरकार का, मुझे नहीं लगता सरकार की कोई ऐसे दखल की कोई जरूरत है। मार्केट फोर्सेस हैं, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। और अब पिछले काफी सालों से जो हमारे जो बड़े बड़े स्कैम हुए, जो लोग उनमें स्कैम, यही मुझे धन्यवाद करना चाहिए कि आज की तारीख में इतने जो विश्व के टॉप मार्केट में होने के बाद भी हमारे सिस्टम काफी मजबूत मजबूत होके हुई है, ताकि लोगों निवेशकों का भरोसा सिस्टम पे तो है, सिस्टम पे काफी बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो सेबी है या और दूसरे उस पे हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसा धोखा के साथ नहीं हो सकता। वो शेयर में नफा नुकसान वो एक अलग मुद्दा है, वो के परे। दर्शकों को बता दें कि निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ इस चर्चा से अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। निवेश कतई सलाह नहीं है और ना निवेश की सलाह देना हमारा काम है। बीके बजट आ रहा है और जैसा कि ये सरकार बहुमत से अपने दम पर पीछे रह गई, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सरकार उन लोगों को फिर से प्रभावित करने के लिए सामाजिक सपोर्ट की योजनाओं में ज्यादा पैसा झोंकेगी, जिन्होंने अब की बार उसको वोट कम दिया है। तो सामाजिक सपोर्ट की योजनाओं में जब पैसा ज्यादा झोंकेगी तो शेयर बाजार उस पर कैसे रिएक्ट करेगा? इसमें जो आपने बजट से रिलेटेड सवाल बात कही, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज है, सरकार ने पहले क्लियर कर दिया कि जो उनकी प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अ, इन इन सबों पे उनका फोकस पिछली बार की तरह बना। तो ऑब्वियसली ये सेक्टर इकोनॉमी में, ये सेक्टर का ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी है, तो ये सेक्टर चमकते रहे। दूसरी बात ये है, जो गौर करने वाली बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस बढ़ेगा। जो आप वेलफेयर बात कर रहे हो, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पे बढ़ेगा, रूरल उसमें स्कीम्स में बढ़ेगा। तो और यदि हमारे मान जैसे प्रिडिक्शन है, मानसून वगैरह अच्छा हुआ है, तो रूरल डिमांड बढ़ेगी। और स्कीम के तहत यदि इनकम जनरेशन होता है हमारे ग्रामीण लोगों में, तो उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट भी पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी उन सेक्टर से कुछ उछाल की संभावनाएं तो नजर आ एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है, मानसून अच्छा होगा तो भी भारत में खेतों की जमीन की स्थिति अच्छी नहीं है। विज्ञानी लगातार चेता रहे हैं कि अच्छा मानसून होने के बावजूद अब की बार प्रति एकड़ उपज आधी तक रह सकती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सपोर्ट स्कीम्स हैं वो उत्पादन घटने की वजह से निष्प्रभावी हो सकती है। तो अच्छा मानसून रहने के बावजूद रूरल एरिया में जो डिमांड बढ़ने की बात है वो घट भी सकती है। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, सी सवाल हम आपको पता है कि हिंदुस्तान में हमारे पास कई एग्री क्लाइमेटिक जोन हैं। तो हम एक यूनिफॉर्म उस पे लेके नहीं चलते हैं। और पिछले कुछ सालों से
किसान भी ये समझ गए हैं कि अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। अब बहुत सारे आप उसमें दे अ, अ, लोग जो ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं वो फसल उगाना शुरू किया है। तो यदि हम 6-7 एग्रो क्लाइमेटिक जोन की ही को लेके चलें, तो उसमें किसानों को ज्यादा लाभ होने की, यदि अच्छा मानसून हुआ तो लाभ होने की संभावना, इनकम बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। और ये है कि आप सिर्फ आप उसको प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से जोड़ के ना देगा। यदि हम, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि स्कीम्स वगैरह हैं, का फसल बीमा योजना है और बाकी और नए नए स्कीम्स आते हैं, उसमें फंड आता है, तो वो आपका इकोनॉमी में, मार्केट में, उसमें वो सर्कुलेट हो रहा है। वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशरीज हैं। जो बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो यदि फसल योजना है तो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है। हाँ, इसी तरह से ये एक इंटरलिंक्ड एक डायनामिक्स है जो पूरा उसके इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यदि मानसून ठीक रहता है तो उसमें हम आगे ही बढ़ेंगे। पीछे आप पीछे बढ़ने की संभावना को मैं नहीं देख रहा हूँ। इस बार भारत की केंद्र सरकार का सामना 10 साल बाद बेहद मजबूत विपक्ष से होने वाला है, और जी। विपक्ष भी बिल्कुल घायल शेर जैसा है, क्योंकि 10 साल में उसने मोदी सरकार की ओर से बहुत हकारत झेली है। तो शेयर बाजार मजबूत विपक्ष के एंगल से कैसे रिएक्ट करे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि शेयर बाजार, हाँ, में कई सारे ट्रिगर्स काम करते हैं। और एक चीज हमें याद रखना होगा इस बार कि शेयर बाजार सेंटिमेंट्स पे बहुत ज्यादा मतलब चलता है। और वो सेंटिमेंट कब भड़केगा, कब बदल जाएगा, कब उसके पॉजिटिव असर आएंगे, कब उसके निगेटिव असर आएंगे, ये कुछ ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि जहाँ अब यदि आप गवर्नेंस के फ्रंट पे बात करें या उसमें वो करें, तो इसमें कुछ कहा नहीं जाता। यदि हमने पहले भी देखा है कि ज्यादा मतलब गवर्नमेंट को कई मुद्दों पे पीछे हटना पड़ा, जबकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। तो ऐसे में अभी यदि अ, किसी भी सेक्टर में आप ले लें, कुछ ऐसे ऐसे मतलब सरकार के यदि लेबर लॉज को ही लेके ले लें, हाँ, या कुछ दूसरे उसमें लेके, यदि सरकार कोई ऐसे कदम उठाती है और उसका विपक्ष भारी विरोध करता है, तो इसका असर तो मार्केट सेंटिमेंट्स पे पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही। और वो फिर यदि पड़ेगा तो फिर उसका असर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव मतलब लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अ, भारत का जो शेयर बाजार है, ये एक मजबूत दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में हम सेंसेक्स यदि लाख पॉइंट टच करता है तो ये कोई वो नहीं होगी। अब देखें कि अब यदि हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, हम 3.5 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं, टारगेट हमारा 5 है, फिर 10 है। और जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस तरह से हमारे ग्रोथ रेट आ रहे हैं, आरबीआई ने 7.2 बताया है। अभी सीआईए जैसे ने उम्मीद लगाई है कि 2025 जो है उसमें हम 8 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसा कोई मुझे, अनलेस और अनटिल, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कुछ ऐसे मतलब अनफॉर्चुनेट ग्लोबल ट्रिगर्स आए या कुछ, तो अदरवाइज तो हम शेयर बाजार को और ज्यादा मजबूत होते हुए ही देखते हैं। निवेशकों को एक बार फिर बता दें, ये निवेश सलाह का वीडियो नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।